बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज में आपको बताएंगे कि अपोजिशन ने चेयरमैन नैब की तकर्री से मुतालिक कानून साजी में हुकूमत का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। स्टीयरिंग कमेटी ने हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता करने का भी फैसला किया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन ने तैयारी मुकम्मल कर ली। अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी के वर्चुअल इजलास में अहम फैसले किए गए। चेयरमैन नैब की तकर्री से मुतालिक कानून साजी पर हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाने से साफ इनकार कर दिया। कमेटी अरकान ने कहा, हुकूमत चेयरमैन नैब की तकर्री में आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। कानून बेहतर बनाने पर बात हो सकती है, बदतर बनाने पर नहीं। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के अरकान में तब्दीली का नोटिफिकेशन भी मुस्तरद कर दिया गया। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी ने वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत ने जानबूझकर 2 ऐसे अरकान को शामिल किया जो इलेक्शन कमीशन को धमकियां देते रहे। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक और इन हाउस तब्दीली के ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर आए, जबकि हुकूमती इत्तेहादियों से राबते करने का भी फैसला कर लिया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन ने तैयारी मुकम्मल कर ली। अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी के वर्चुअल इजलास में अहम फैसले किए गए। मुतहदा अपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जवाबी खत लिख दिया। मुतहदा अपोजिशन ने स्पीकर को मुश्तरका इजलास में कानून साजी का तरीका बता दिया। इस्लाहात के पैकेज को अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी में ज़ेरे गौर लाने की तजवीज़ दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए, क्या तजवीज़ सामने आई? जी बिल्कुल, मुतहदा अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली को आईना दिखाया है, जो कि उन्होंने खत लिखा और कानून साजी से मुतालिक तरीका बताया है। स्पीकर ने 23 जून 2021, 10 जून 2021 और 9 जून, 30 अगस्त और 9 सितंबर को जो है वो इजलास बुलाया, उसका हवाला दिया गया अपोजिशन के खत में। और ये कहा गया है कि अब ये मुजवज़ा कानूनी दस्तावेज़ात चूँकि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हवाला हो चुके हैं, इसलिए इन हालात में कानून साजी के लिए तश्कील करदा कमेटी का मकसद फौत हो चुका है और मौका भी इख्तियार किया गया है कि कौमी मकासद खासतौर पर अवाम पर वसी असरात की हामिल कानून साजी इत्तफाक राय और मुशावरे से होनी चाहिए। और ये भी तजवीज़ दी गई है कि दोनों ऐवानों की कमेटी में इंतखाबी इस्लाहात का जो पूरा पैकेज है उसको ज़ेरे गौर लाया जाए और इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज इत्तफाक राय से तैयार होना चाहिए। अपोजिशन की जानिब से यह भी कहा गया है कि सेनेट और असम्बली से मंजूर ना होने और मुश्तरका इजलास को भिजवाए गए तमाम बिल कानून साजी में जो है वो ज़ेरे गौर लाए जाएँ। और हम समझते हैं कि कौम की अहमियत के अमूर पर इत्तफाक राय ज़रूरी है, इसलिए पार्लिमानी तरीक़ाकार और रिवायात को अपनाना चाहिए। अपोजिशन की जानिब से ये मौका इख्तियार किया गया और ये बाज़ाब्ता तौर पर चूँकि स्पीकर ने खत लिखा था शहबाज शरीफ को, इसलिए उनकी जानिब से जवाब जो है वो स्पीकर को भिजवा दिया गया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान या तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि कौमी एजेंडा है। फवाद चौधरी कहते हैं, तमाम सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए आगे बढ़ें। इंतखाबी निज़ाम पर तमाम जमातों का एतमाद होगा तो ये बड़ी सियासी कामयाबी होगी। मरियम औरंगज़ेब बोली, हर कौमी एजेंडे को इमरान खान ने मुतनाज़ा बना दिया। इमरान खान इस्लाहात नहीं इलेक्शन चुराना चाहते हैं। शहबाज गिल ने जवाब दिया, इमरान खान और PTI शुरू दिन से इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं। बदकिस्मती से हर जगह छोटे छोटे नवाज शरीफ बैठे हैं। कोई धांधली से इलेक्शन जीतना चाहता है तो किसी को टेक्नोलॉजी का खौफ है। इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर बयानात की जंग जारी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान का नहीं कौमी एजेंडा है। तमाम सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए आगे बढ़ें। ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसके तहत नताइज पर सबको एतमाद हो। मरियम औरंगज़ेब ने जवाब में कहा कि हर कौमी एजेंडे को इमरान खान ने मुतनाज़ा बनाया है। इमरान खान के अलावा तमाम सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात चाहती हैं। इमरान खान सिर्फ इलेक्शन चोरी चाहते हैं। शहबाज गिल ने मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया कि इमरान खान और PTI शुरू दिन से इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं। बदकिस्मती से हर जगह छोटे छोटे नवाज शरीफ बैठे हैं। कोई धांधली से इलेक्शन जीतना चाहता है तो किसी को टेक्नोलॉजी का खौफ है। मुखालिफिन कौमी इत्तेफाक राय के जरिए एहतिसाब के मुखालिफ हैं। इमरान खान वक्त का धारा बदल कर रहेंगे। उधर अमीर जमात इस्लामी ने भी हुकूमत की नीयत पर शुकूक का इजहार कर दिया। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऐलान जंग किया है और चढ़ाई कर रही है और एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का ऐलान कर रही है, जो मैं समझता हूं कि एक डिजिटल धांधली का एक साजिश है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत अपने एजेंडे के लिए इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हो गई है।
वफाक और पंजाब में PTI की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ का अहम इजलास आज शाम लाहौर में होगा। इजलास में 3 अहम एजेंडे ज़ेर गौर आएंगे। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत होगा। मुस्लिम लीग काफ इजलास में वफाक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और नैब ऑर्डिनेंस की हिमायत करने या न करने के बारे में भी बहस करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब में वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ पर मुशावरत की जाएगी। बल्दियाती मुसव्वदे पर पंजाब हुकूमत को दी जाने वाली तजावीज़ ना मानने पर मुस्लिम लीग काफ आइंदा के लाहे अमल पर भी फैसला करेगी। अब ये बताएं कि मुशीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि डॉलर की कीमत 166 से 167 रुपये होनी चाहिए। 8 से 9 रुपये का इजाफा सट्टेबाजों ने किया है। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है और वो है हमारा IMF का प्रोग्राम। इस मंजिल पे ऑलमोस्ट पहुंच गए। इंशाल्लाह वो मैं नहीं अनाउंस कर सकता हूँ, वो IMF ही करेगा। तो आप ये खुशखबरी भी अब सुन लेंगे। क्या जो डिवैल्यूएशन हो रही है उसमें सट्टे का हाथ है? बिल्कुल है। ये स्पेकुलेटर इसको ऊपर लेके जा रहा है। इस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के तहत 167 166 के ऊपर के करीब होना चाहिए आपका रुपया। आपका रुपया इस अंडर वैल्यूड है कि 8-9 रुपया सट्टे वाला लेके जा रहा है। अफगानिस्तान वाले जो हैं वो मार्केट से पैसे लेके अपने डॉलर अकाउंट्स में डाल के और उधर से वो कर रहे हैं। एक वो हमें वो ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, जैसे ये IMF वगैरह का हो जाएगा तो ये सट्टे वालों को तो ज़रा थोड़ी चपत पड़ेगी। तो जब दूसरी साइड पे जाएगा, मैंने स्टेट बैंक को ये भी कहा है कि ये रेट जो है ये दोनों साइड पे मूव करना चाहिए, वरना सट्टेबाज जो है वो खेलेगा। मुल्क में महंगी तरीन बिजली की पैदावार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 1 साल के दौरान गैस किल्लत के बायस डीजल और फर्नेस ऑयल से बिजली पैदावार 6 गुना तक बढ़ गई। सारिफीन पर 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वाहब कामरान। गैस से सस्ती बिजली की पैदावार में कमी आवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। 2020 के मुकाबले में सस्ती बिजली की पैदावार में इस साल 15% कमी रिकॉर्ड। 1 साल के दौरान गैस से 2 अरब 40 करोड़ यूनिट कम पैदा हुए। डीजल और फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार के बायस सारिफीन पर 60 अरब रुपए के इजाफी बोझ का इंकशाफ। नेपरा दस्तावेजात के मुताबिक गैस की अदम दस्तियाबी के बायस डीजल से 21 और फर्नेस ऑयल से 19 रुपए फी यूनिट तक बिजली की पैदावार की जा रही है। 1 साल में डीजल से बिजली की पैदावार 6 करोड़ से बढ़कर 36 करोड़ यूनिट हो गई, यानी 6 गुना इजाफा। फर्नेस ऑयल से पैदावार भी 7 अरब 90 करोड़ से बढ़कर 10 अरब 59 करोड़ यूनिट तक पहुँच गयी। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर हुकाम का कहना है कि अगले चंद माह में बिजली की पैदावारी लागत में मजीद 2 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। ये मुमकिन इजाफा भी आवाम से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में वसूल किया जाएगा। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। और कारोबारी तबका हर वक्त नैब से शिकवे शिकायत करता है, लेकिन नैब रेडार पर सबसे ज्यादा सरकारी बाबू हैं। ताज़ा करप्शन केसेस में सरकारी अफसरान और मुलाजमीन का पहला नंबर। नई मंजूर होने वाली इंक्वायरीज में से 59% अफसरान के खिलाफ है। समा तफसीलात सामने ले आया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट में जानिए। करप्शन की गंगा में हाथ धोने वालों में कौन कितना आगे। इस दौड़ में सरकारी अफसरान और मुलाजमीन का कोई जोड़ नहीं। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एदाद और शुमार यही दिखाते हैं। 3 माह के दौरान नई मंजूर होने वाली इंक्वायरियों में 59% सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ हैं। मजमूई तौर पर 112 नई इंक्वायरियां शुरू की गयी, जिनमें से 66 सरकारी मुलाजमीन की करप्शन से मुतालिक हैं। शवाहिद की बुनियाद पर पहले से जारी जिन 50 इंक्वायरीज को तहकीकात में बदला गया, उनमें से भी 19 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ हैं। नैब की जानिब से नए दायर कुल 16 रेफरेंसेस में से भी 6 के मुलजमान सरकारी मुलाजमीन हैं। कारोबारी तबके के खिलाफ 13 इंक्वायरियां और 7 तहकीकात शुरू हुई। सरकारी अफसरान के खिलाफ ज्यादा केसेस गैर कानूनी अलाटमेंट्स और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के हैं। नैब के किसी एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास में KDA, CDA और LDA के अफसरान का जिक्र न हो, ऐसा कम ही होता है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। कराची में नाजिम जोखियो कत्ल केस में नया मोड़ आ गया। मेमन गोट में जाम हाउस के करीब कुएं से मकतूल का मोबाइल फोन और कपड़े मिले या नहीं, पुलिस और मकतूल के वकील के मुतजाद मौक़िफ़ सामने आए हैं। पुलिस ने मकतूल का मोबाइल फोन और कपड़े मिलने का दावा किया है। दूसरी जानिब वकील का कहना है कि मनसूबाबंदी के तहत सबूत मिटाए जा रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज कादरी।
कराची के इलाके मेमन गोड में नाजिम जोकियों के कत्ल की तहकीकात करने वाले तफ्तीशी अफसर ने पेशरफ्त का दावा कर दिया। तफ्तीशी अफसर मुस्तफा बाजवा के मुताबिक जाम हाउस के करीब मुलजमान की निशानदही पर 3 रोज पहले कुएं से मकतूल के कपड़े और मोबाइल फोन निकाले गए जो जली हुई हालत में मिले। तमाम अशिया को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। पुलिस तो तफ्तीश में पेशरफ्त का दावा कर रही है, लेकिन मकतूल नाजिम जोकियों के वकील पुलिस तफ्तीश से मुतमईन नहीं है। पुलिस ने जो रिकवर की है वो कपड़े खाक की सूरत में और मोबाइल भी जो है वो जली हुई है और ये प्री प्लानिंग के तहत जो है जो शहीद नाजिम जोकियों के कातिल है और पॉलिटिकल MNA और MPA और मफरूम मुल्ज़िम जो है जाम अब्दुल करीम बिजार उसको बचाने की जो है भरपूर कोशिश की जा रही है। मकतूल के लवाहिकीन भी पुलिस तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए IG सिंध को JIT बनाने के लिए खत लिख चुके हैं। नाजिम जोकियों के भाई अफजल जोकियों ने नामजद मुल्जिम नयाज सलार की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एहतजाज की धमकी दी है। हमारे केस को उलझाया जा रहा है तो हम इंशाल्लाह डट के खड़े हैं। मेरा मुतालबा यही सिंध पुलिस से कि जो न्याज नॉमिनेट है मुख्य FIR में उसको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। 2 दिन के बाद अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो वही हालात हम रोड पे आके एहतजाज करेंगे। हमें खतरात हैं, मेहरबानी करके हमें सिक्योरिटी दी जाए। 11 नवंबर को तशद्दुद करके कत्ल किए गए नाजिम जोकियों के केस में पुलिस पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस जोकियों समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 2 नामजद मुल्जिमान को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख ने पुलिस के दावे को मामला दबाने की साजिश करार दे दिया। बोले सिंध पुलिस पीपल्स पार्टी की गुलाम है, JIT बनने तक मसला हल नहीं होगा। जबकि PP रहनुमा इम्तियाज शेख कहते हैं कि तहकीकाती टीम पर कोई शुकूक है तो उसे तब्दील कर देंगे। सिंध पुलिस पीपल्स पार्टी की गुलाम बनी हुई है। नाजिम जोकियों कत्ल केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। हलीम आदिल शेख की पुलिस और सूबाई हुकूमत पर शदीद तनकीद। सिंध पुलिस जो कर रही है ये सारा केस डुबाने के लिए कर रहे हैं। कल भी सईद खनी चोरों की तरह वहाँ गया था और केस पे मिट्टी डालना चाह रहा है, लेकिन ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। हक इंसाफ का इंशाल्लाह साथ दिया जाएगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी रहनुमा इम्तियाज शेख कहते हैं बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध ने मजलूमों को इंसाफ की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है, इंसाफ भी मिलेगा। उनको कोई शकूक व शुबात है इस इन्वेस्टिगेशन टीम पे तो उसमें तब्दीली लाएंगे। समा से गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि मुखालिफिन केस को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पहली बार टाइटल जीतने के लिए मुकाबला करेंगे। ऐसे में समा की मलिका ने क्या पेश गोई की है आपको दिखाते हैं। T20 वर्ल्ड कप का होने जा रहा है फाइनल मुकाबला। एक जानिब है न्यूजीलैंड तो दूसरी जानिब है ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड भी है जीत के लिए पुरअज़्म, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस भी नहीं है किसी से कम। तो देखते हैं कि आज समा की मलिका क्या बताती है, न्यूजीलैंड जीतेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो बुलाते हैं समा की मलिका को। समा की मलिका आ रही है और बताने कि कौन सी टीम जीतेगी। समा की मलिका आ रही है, देखते हैं कि न्यूजीलैंड जीतेगी या फिर ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। तो जनाब ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह से मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई देती है, तो मेरे ख्याल से समा की मलिका को भी पता चल गया है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 वर्ल्ड कप लेकर जाएगी। अफसोसनाक खबर, शक्करगढ़ में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से हामला खातून जाम बहक हो गई। मकतूला के भाई ने शौहर और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मकतूला के भाई का इल्ज़ाम है कि ससुरालियों की तरफ से बेटियों की पैदाइश पर बहन को ताने दिए जाते थे, तशद्दुद किया जाता था। बहन को उसके बच्चे समेत कत्ल करने के बाद वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई है, जबकि मकतूला के शौहर ने इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा
कि उसकी बीवी को अल्ट्रासाउंड से पता चला कि तीसरी बार भी बेटी पैदा होने की उम्मीद है। इस बात से वो परेशान थी और हमारी गैर मौजूदगी में उसने खुदकुशी की। पुलिस ने मकतूला के भाई की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। लाहौर में 8 साला बच्ची का कातिल उसका बाप निकला। पुलिस हिरासत में मुलजिम ने जुर्म के एतराफ़ के साथ बेटे के कत्ल का इरादा जाहिर कर दिया। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज, अपडेट कीजिए कि संगदिल बाप ने बेटी को क्यों कत्ल किया और बेटे को क्यों मारना चाहता है? जी बिल्कुल ऐसा है कि ये मोहम्मद अरशद जो मुलजिम है ये सगा बाप है। हबीबा 8 साला बेटी थी, चूँकि हबीबा की वालदा जो थी वो इससे मोहम्मद अरशद उसकी अलहदगी हो गई थी और मोहम्मद अरशद ने दूसरी शादी कर ली थी और जो दूसरी बीवी थी वो इन बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती थी और अक्सर इनके बच्चों के साथ झगड़ा होता था, जिससे जो है मोहम्मद अरशद ने अपनी दूसरी बीवी के कहने पर अपनी जो 8 साला बेटी हबीबा है उसके 8 रोज पहले तेजधार आले से इशारा काट कर उसको कत्ल कर दिया और अपने दूसरे बेटे को। अपडेट करने के लिए शुक्रिया रियाज अहमद। इस वक्त वफाकी वजीर असद उमर पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि चाहे सरिये की सेल हो, सीमेंट की सेल हो, हर चीज जो है आपको रिकॉर्ड नजर आ रहा है। तो जो सबसे बड़ा शहरी जो एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है वो भी आपको ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके जिस तरीके से हमने आईटी की बात की, ये जॉब इंटेंसिव सेक्टर है और आपको यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही है। तो तमाम वो सेक्टर्स जो रोजगार पैदा करते हैं वहां पर ग्रोथ आपको नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? एनसीओसी जो है कहते हैं हम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस तरह का हम क्यों कोई स्ट्रक्चर नहीं ला सकते? हमें इसमें क्या विल ऑफ गवर्नमेंट का इशू है या क्या इशू है? देखिए, एक तो ये वाकई में हमारे लिए एक खुशी की बात भी है कि एक सक्सेसफुल फार्मूला एक वजीर आजम ने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसने कामयाबी से काम किया, मुल्क उसको एक्नॉलेज भी करता है। एक 2-3 हफ्ते पहले एक काबीना के मिनिस्टर काबीना की मीटिंग में वजीर आजम को कह रहे थे कि जी ये डंगी के लिए भी जो है एनसीओसी को दे दें जिम्मेदारी। अब आप कह रहे हैं महंगाई के लिए। मैं वजीर आजम को इसके ऊपर जरूर करता हूँ। कंस्ट्रक्शन का जो वजीर आजम खुद उन्होंने वो एनसीसी लीड की है, नेशनल कोऑर्डिनेशन जो बनाया था उन्होंने, और उसने भी बड़ी कामयाबी से डिलीवर किया। तो पता क्या चला? पता ये चला कि अगर मरबूत तरीके का एक निज़ाम बना दिया जाए और उसकी लीडरशिप ऊपर ठीक हो तो रिजल्ट्स पाकिस्तान के अंदर डिलीवर किए जा सकते हैं। असद उमर साहब क्या कहेंगे? आप देखने में अगर नाराज हैं, अपोजिशन जो है वो भी असद उमर साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या कहेंगे? आईएमएफ के साथ जो है डील अभी ताखीर का शिकार हो चुकी है, अभी तक पैसे नहीं आए, जिसकी वजह से डॉलर के ऊपर प्रेशर आ रहा है। आप भी वजीर खजाना रह चुके थे, उस टाइम भी डील थोड़ी लेट हुई, डॉलर महंगा हुआ था। अभी फिर डॉलर 176-177 पे चला गया है। सऊदी अरब के साथ जो 3 अरब डॉलर आने थे वो भी नहीं आए, जिसकी वजह से डॉलर शूट कर दिया। क्या कहेंगे आप? इस कब डील हो रही है और कब पैसे आ रहे हैं? अच्छा, डील के ऊपर तो आपको वजीर खजाना ही बता सकते हैं, शौकत तरीन साहब आपको बता सकेंगे ये एग्जैक्टली क्या सूरत हाल है। लेकिन जहाँ तक ज़खायर का ताल्लुक है, पाकिस्तान की तारीख के सेंट्रल बैंक के हाईएस्ट इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जो पिछले 1-1.5 माह से हमारे पास हैं। तो ज़खायर की कमी कोई नहीं है। अच्छा, सदमर साहब ये बताएगा, अपोजिशन एक मरतबा फिर इकट्ठी हो गई है, इत्तेहादी भी आ गए, तो हुकूमत का क्या बनने जा रहा है? अच्छा, ये कहानी जो है ना, ये कहानी हर 3 महीने के बाद शुरू होती है और हमें हर 3 महीने के बाद यही बताया जाता है कि हुकूमत जो है वो ख़त्म होने वाली है और बस अभी गए और इमरान खान वो जाने वाले हैं। इमरान खान बैठे हुए काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और जो पीडीएम की आपने बात की वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आपको पता है कि पाकिस्तान में या दुनिया में और जगह भी जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दी के साथ साथ बीमारियां आती हैं, जुकाम आता है, नज़ला आता है, खांसी होती है। इसी तरीके से पिछले 3 साल से सर्दियां आती हैं तो ये पीडीएम वाली बीमारी भी आ जाती है। ये भी फरवरी मार्च तक फिर इंशाल्लाह ताला इनकी वैक्सीन लग जाएगी, ये वापस चले जाएंगे। सर ये बताएं कि 5वीं लहर जो है वो कोरोना आने का खतरा है, प्रोवाइड कर रही है पूरे ग्लोब में। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि कोई भी फ्रीलांसिंग जो पीपल है उनके लिए कोई ऐसा मीडियम नहीं है कि वो लीगली पेपैल को यूज कर सके। थर्ड पार्टी रास्ते यूज किए जा रहे हैं लेकिन उसका फायदा नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी जो प्रोवाइडर्स हैं वो ही पैसा मतलब सही। मैं सवाल समझ गया। देखिए, ये वाकई में एक इशू है। हम उस एक निजी कंपनी को मजबूर तो नहीं कर सकते आने के लिए। हमने राब्ते भी किए, अगर आपको पता हो मैंने इसके ऊपर स्टेटमेंट्स भी दी थी जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, उस वक्त हमने कोशिश भी की थी। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हमारे अपने वजीर असद उमर इस वक्त पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और दूसरी ही जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, वो निज़ाम लेके जाना है जिसकी विजन हमारी पार्टी ने पाकिस्तान के अवाम को दी थी। और इसमें आप नौजवानों का किरदार जो है वो बहुत ज़रूरी है। और पीटीआई में एक ही बात है
कि हमारा जो वर्कर है वो ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता हमें, वो हमें जहां हम ठीक करते हैं हमें अप्रिशिएट करता है। सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखा था जब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इस पर गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब करें, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया।